Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 10th chapter from Home Science class 12th, and the name of this chapter is Care and Maintenance of Fabric in Institutions. कैसे हम फैब्रिक को मेंटेन करेंगे, उसकी केयर करेंगे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे होटल्स में, हॉस्पिटल्स में जो फैब्रिक यूज़ होते हैं उनका कैसे केयर और मेंटेनेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे केयर और मेंटेनेंस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो बताया गया है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इंक्लूड टू एस्पेक्ट्स। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, कीपिंग द मटेरियल फ्री ऑफ फिजिकल डैमेज एंड रेक्टिफाइंग एनी डैमेज दैट मे हैव अकर्ड ड्यूरिंग इट्स यूज़। तो पहला तो ये कि किसी भी फिज़िकल डैमेज को होने से बचाना, कि जो आपका मटेरियल है, जो फैब्रिक है, वो फिज़िकल डैमेज से बच सके, और साथ ही साथ अगर कोई डैमेज हो भी गया है यूज़ के दौरान तो उसको रेक्टिफाई करना, उसको सही करना पहचान के। फिर सेकंड है retaining or refreshing the appearance in terms of removal of stains and dirt and retaining the टेक्सचरल एंड विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टेन्स कभी कभी लग जाते हैं फैब्रिक पे, उसको हटाना, डर्ट हटाना, और जो भी उसका टेक्सचरल और विजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो फैब्रिक है देखने में जैसा है, छूने में जैसा है, हमेशा उस चीज़ को मेंटेन करके रखना कि ताकि उसका टेक्सचर ना बिगड़े, देखने में वो गंदा ना होने लगे। जैसे होता है ना, धोते धोते क्या होता है, जो फैब्रिक है उसका कलर डल होने लगता है, उसका टेक्सचर भी ख़राब होने लगता है। तो इस तरह से की केयर करनी है कि उसका टेक्सचरल और विजुअल कैरेक्टरिस्टिक दोनों पे कोई बुरा असर ना पड़े। इसके बाद सेकंड जो यहाँ पे टर्म है वो है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री के बारे में बताया गया है कि लॉन्ड्री क्या है, साइंस और आर्ट दोनों है। इट इज़ साइंस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। लॉन्ड्री में आप क्या करते हो, कैसे लॉन्ड्रिंग करते हैं हम, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। It is also an art since its application requires the mastering of certain skills to produce aesthetically pleasing results। तो ये आर्ट इसलिए है क्योंकि आपको स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, आपको मास्टर होना पड़ेगा उन स्किल्स का जो यहाँ पे यूज़ होने वाली हैं, ताकि आप क्या कर सको, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा सको। Care and maintenance requirement of different fabrics depend on the fiber content, type of yarn and fabric construction techniques, the finishes given to the fabrics and the purpose of for which they are used। तो केयर और मेंटेनेंस ये चीज़ ध्यान में रख के की जाती है कि फैब्रिक में जो फाइबर यूज़ हुआ है वो किस तरह का है, यार्न किस तरह का है, फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया गया है, किस तरह से फैब्रिक बनाया गया है, क्या उस पर विविंग की गई है या निटिंग की गई है, कैसे बनाया गया है उसको, और उसके ऊपर अगर कोई फिनिशिंग की गई है तो उसको भी ध्यान रखा जाता है केयर और मेंटेनेंस के समय पे। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ इक्विपमेंट इन कॉमन यूज़। तो लॉन्ड्रिंग में 3 तरह के इक्विपमेंट का यूज़ होता है। पहला तो है वॉशिंग इक्विपमेंट, दूसरा है ड्राइंग, तीसरा है आयरनिंग या प्रेसिंग इक्विपमेंट। तो सबसे पहले हम वॉशिंग इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली हमें पता ही है 2 टाइप की होती है, टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग। दीज मशीन में मतलब फर्दर इसको और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअली ऑपरेटेड, इन तीनों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो लेकिन नॉर्मली इनको हम टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स ही बोलते हैं। जब हम फुली ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो नाम से ही समझ में आ रहा है, दीज मशीन हैव अ सिंगल टाइम सेटिंग ऑफ कंट्रोल्स फॉर ईच यूज, दैट इज वाटर फिलिंग, टेम्परेचर ऑफ वाटर, वॉश साइकिल एंड नंबर ऑफ रिंसेस। तो यहाँ पे एक बार में आप सब कुछ एक कंट्रोल कर लेते हो कि कितना पानी भरना है, टेम्परेचर क्या रहेगा पानी का, और वाटर साइकिल क्या रहेगी, और कितनी बार आपको रिंस करना है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ें पहले से ही उसमें एक बार आप सेटिंग कर देते हो, और उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो फर्दर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर इज़ रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद ऑपरेटर चाहे दूसरा काम कर ले, उसको और कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर है सेमी ऑटोमेटिक। दीज मशीन रिक्वायर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो यहाँ पे बीच बीच में ऑपरेटर को आना पड़ता है और उसकी इंटरवेंशंस ज़रूरी होती है। Rinse water in such machines has to be filled and drained out with each cycle। यहाँ पे जो पानी होता है ना, उसको हर यूज़ के बाद बार बार भरना पड़ता है और बार बार उसको ड्रेन भी करना पड़ता है। दीज आर जनरली 2 टब मशीन। तो इसमें जनरली 2 टब होती हैं मशीन के लिए। उसके बाद है मैनुअली ऑपरेटेड।
In these machines 50% or more of the work is manually done by the operator. ये जो मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है इसमें 50% या उससे ज़्यादा भी काम ऑपरेटर को ही करना पड़ता है, ठीक है। ऑटोमेटिक वॉशर परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में बताया गया कि उसमें कौन कौन सी ऑपरेशंस होती हैं। तो सबसे पहला तो है फिलिंग अप वाटर, वाटर भरा जाता है। सेकंड है वाटर लेवल कंट्रोल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है यहाँ पे वाटर लेवल अपने आप कंट्रोल हो जाता है। द वाटर लेवल इज़ कंट्रोल्ड ईदर ऑटोमेटिकली और मैनुअली। तो हाँ, ये वाटर लेवल आपको कंट्रोल या तो खुद करना पड़ेगा या तो मशीन में ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप पानी लेना मशीन बंद कर देगी। Regulation of temperature of water. The machine has a button, dial or panel indication which permits selection of desired temperature of the water. यहाँ पे एक कोई बटन होता है या कोई डायल पैनल होता है जिसपे आप जाके वाटर के टेम्परेचर को सेलेक्ट कर सकते हो जितना डिज़ायर्ड है। फिर है वॉशिंग, ये मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑल वॉशिंग मशीन्स इज़ टू कीप द फैब्रिक इन मूवमेंट इन द वॉशिंग सोल्यूशन टू कैरी अवे द डर्ट। सारी वॉशिंग मशीन इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि जो फैब्रिक है वो लगातार मूवमेंट में रहे। किस किस चीज़ में वो घूमेगा, जो वॉशिंग सोल्यूशन आपने बनाया है उसी में वो घूमेगा, जिससे उसके अंदर की साइड डर्ट निकल जाएंगे। द मेजर मैथड ऑफ दिस आर, तो क्या होते हैं ये जो मूवमेंट के लिए कौन कौन से मैथड होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। पहला है एजिटेशन, दिस इज़ यूज्ड इन टॉप लोडिंग मशीन। ये टॉप लोडिंग मशीन में यूज़ होते हैं। द एजिटेटर हैज़ ब्लेड्स विच में रोटेट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन और ऑक्सिलेट अल्टरनेट मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। मतलब एक बार किसी इस तरह से घूमा फिर दूसरी बार इधर से घूमेगा, तो इस तरह से होता है। मतलब कि अल्टरनेट मूवमेंट इसमें होते हैं दोनों डायरेक्शन में, लेकिन जो रोटेशन होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और ऑक्सिलेशन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है अल्टरनेट पीरियड पे। विच कॉज द क्रिएशन ऑफ अ करंट इन टब फोर्सिंग वाटर इनटू द फैब्रिक, जिससे क्या होगा, इस मूवमेंट की वजह से वाटर जो है फैब्रिक के अंदर जाएगा। Depending on the size of the machine and the type of fabric to be treated, the agitators may be made of plastic, metal, or bakelite, and are such that they are not affected by detergent, bleach, softeners, etc. तो मशीन के साइज़ पे और फैब्रिक के टाइप पे डिपेंड करता है कि जो एजिटेटर्स हैं, जो ये ब्लेड्स हैं, एजिटेटर में क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, ये किस मेटल के बने हैं। प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, बैकलाइट के भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के होते हैं ताकि इस पर जो भी हम वो मशीन में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कपड़े धोते समय, जैसे ब्लीचेस हो गए, डिटर्जेंट हो गए, सॉफ्टनर हो गए, इसका कोई बुरा असर इन पर ना पड़े, ये उस मेटल के बनाए जाते हैं। एजिटेशन स्पीड कैन ऑल्सो बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फैब्रिक। तो फैब्रिक के टाइप पे डिपेंड करता है कि एजिटेशन की स्पीड क्या रहेगी। तो जो एजिटेशन है, जो रोटेशन है, इसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद है पल्सेशन, दिस इज़ ऑल्सो यूज इन टॉप लोडिंग मशीन। ये भी टॉप लोडिंग मशीन में ही यूज़ होता है। द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय वर्टिकल पल्सेटर विच हैज़ वेरी रैपिड मूवमेंट्स वर्टिकली। तो इसमें एक वर्टिकल पल्सेटर होता है जो कि वर्टिकली ही तेज़ी से मूव कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है टम्बलिंग, दिस इज़ यूज्ड इन फ्रंट लोडिंग मशीन। ये टम्बलिंग जो है ये फ्रंट लोडिंग मशीन में यूज़ होता है। वॉशिंग टेक्स प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड सिलेंडर। तो यहाँ पे जो सिलेंडर होता है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, विच इज़ परफोरेटेड एंड विच रिवॉल्व्स इन अ पार्शियल फील्ड टब। यहाँ पे जो सिलेंडर होता है ना, यहाँ पे जो धुलाई हो रही होती है वो किसी सिलेंडर में हो रही होती है जो कि परफोरेटेड होता है, मतलब उसमें छेद होते हैं। और ये जो पार्शियली फील्ड टब है, एक टब होता है, उसके अंदर ये सिलेंडर जो है घूमता रहता है, इस सिलेंडर में छेद होते हैं और इसी के अंदर जो है आपके कपड़े होते हैं। तो वॉशिंग कहाँ पे होती है, इसी परफोरेटेड सिलेंडर में। With each revolution, the clothes are carried to the top and then dropped in the wash water. तो हर रिवॉल्यूशन के दौरान जो है कपड़ा क्या होता है, ऊपर जाता है, फिर आके पानी में गिरता है। This means that the clothes move through the water rather than water moving through clothes as in the previous two type. देखो पहले जो टॉप लोडिंग मशीन थी उसमें क्या था, उसमें पानी कपड़े से गुजरता था, लेकिन यहाँ पे कपड़ा पानी में से गुजरता है,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रिंजिंग। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फेज इन द वॉश साइकिल। यहाँ पे वॉशिंग हो गई, अब रिंजिंग की बारी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अगर रिंजिंग अच्छे से नहीं हुई तो जो क्लोथ्स हैं वो ग्रे दिख सकते हैं, डल दिख सकते हैं, और उनका टेक्सचर भी ख़राब हो सकता है, हार्श हो सकता है, क्योंकि इसमें से अच्छे से जो भी मटेरियल आपने यूज़ करे हैं, जो भी केमिकल यूज़ करे हैं, जो भी डिटर्जेंट है, वो अच्छे से निकलता नहीं है अगर रिंजिंग अच्छे से नहीं हुई है तो। इसके बाद लास्ट स्टेप है वाटर एक्सट्रैक्शन। पानी कैसे बाहर निकाला जाएगा। वाटर इज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द वॉश फेज एंड आफ्टर ईच रिंस फेज ऑफ द साइकिल। तो कपड़े धोने के बाद हर रिंस फेज के बाद क्या होता है, पानी बाहर निकाला जाता है वॉशिंग मशीन से। और ये 3 तरह से हो सकता है। पहला तो है स्पिनिंग। Spinning at speeds greater than 300 revolution per minute, which generates a centrifugal force which is turned through the water up and out। तो यहाँ पे स्पिनिंग जो होती है वो 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड से होती है, जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है मशीन में और पानी अपने आप क्या होता है, ऊपर उठ के बाहर निकल आता है। ठीक है, इसमें स्पिनिंग इसी जो है इस 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट से ज़्यादा पे की जाती है। इसको याद रखना कि क्या रेट होता है। अब ये क्या है, 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब कितनी बार जो मशीन के अंदर का जो टब है या जो सिलेंडर है वो कितनी बार घूम रहा है, उसको कहते हैं। तो 300 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक बार घूमा तो एक रिवॉल्यूशन, तो 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट से भी ज़्यादा होना चाहिए स्पिनिंग में इसकी स्पीड। फिर है बॉटम ड्रेन। मशीन विथ परफोरेटेड टब्स स्टॉप एट द end of wash phase and then at the end of the rinse phase and drain through the bottom। यहाँ पे बॉटम से, मशीन के नीचे से पानी क्या होता है, निकल जाता है। यहाँ पे जो टब्स होते हैं मशीन के अंदर वो परफोरेटेड होते हैं, उनमें छेद होते हैं जहाँ से पानी अपने आप निकल आता है। जब आप रिंस साइकिल बंद कर देते हो तो मतलब रिंस करना बंद करते हो, उसके बाद ये निकलता है, पानी निकाल दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द ड्रेन पीरियड द टब बिगिंस टू स्पिन as described above, which moves the remaining water from the clothes। तो जब ये बॉटम ड्रेन हो जाता है तो उसके बाद ये जो टब है वो फिर स्पिन करता है इसी स्पीड से जो आपने स्पिनिंग में पढ़ी है, और जो बचा हुआ पानी है वो भी बाहर निकल जाता है क्लोथ्स से। ठीक है, जो स्पिनिंग कराई जाती है क्लोथ्स को सुखाने के लिए, उस समय ये चीज़ होती है। फिर थर्ड है कॉम्बिनेशन बॉटम ड्रेन एंड स्पिन। यहाँ पे स्पिन और बॉटम ड्रेन का कॉम्बिनेशन होता है। देखो कुछ मशीन्स ऐसी होती है ना जो जिनमें बॉटम ड्रेनिंग होती है लेकिन बिना रोके। ठीक है, दैट इज़ द बॉटम ड्रेनिंग अकर्स ड्यूरिंग द स्पिन पीरियड। मतलब स्पिन पीरियड चलता रहता है और साथ ही साथ में बॉटम ड्रेनिंग भी होती रहती है। This system provides the best water extraction because it can remove the heavy dirt at the bottom and dirt in suspension in water। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बेस्ट एक्सट्रैक्शन देता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैवी डर्ट जो बॉटम में जमी रहती है वो भी निकल जाती है। ठीक है, पानी में भी जो गंदगी रहती है वो भी निकल जाती है। स्पिनिंग टू नियर ड्राइनेस इज अवॉइडेड बिकॉज इट कैन कॉज रिंकल्स विच आर डिफिकल्ट टू रिमूव ड्यूरिंग आयरनिंग। तो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग नहीं कराई जाती, मतलब अगर आप कपड़े सुखा रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग नहीं कराई जाती कि कपड़े एकदम ड्राई हो जाए, क्योंकि उस समय क्या हो जाते हैं, कपड़ों पे रिंकल्स पड़ जाती हैं जो कि आयरनिंग के दौरान भी नहीं छूटती। द ऑप्टिमम स्पीड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 600 to 620 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो स्पिनिंग इसी रेट पे होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है ड्राइंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। वॉशिंग प्रोसेस तो हमने देख लिया, अब हम ड्राइंग प्रोसेस देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम ड्राइंग इन द ओपन, ड्रायर्स आर यूज्ड एट कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल। देखो खुले में तो हम कपड़ों को सुखाते ही हैं, लेकिन कॉमर्शियल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ड्रायर्स का भी यूज़ होता है कपड़ों को सुखाने के लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इन ड्रायर्स। तो ड्रायर्स में 2 तरह के सर्कुलेशन सिस्टम होते हैं जिससे कपड़ों को सुखाया जाता है। पहला है एयर इज रिलेटिवली लो टेम्परेचर इज सर्कुलेटेड एट हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी हो लेकिन टेम्परेचर लो हो एयर का, इसको कपड़ों से गुजारा जाता है। या फिर एयर का टेम्परेचर हाई हो लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, लो हो जाए, इसको स्लोली सर्कुलेट किया जाता है वाटर के कपड़ों के अंदर से। फिर थर्ड है आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग। वॉशिंग भी हो गई, ड्राइंग भी हो गई, अब आयरनिंग की बारी है। Most households have an iron and a temporary or permanent place for work। तो यहाँ पे बहुत सारे घरों में आयरन होता है, ठीक है, जहाँ पे आयरनिंग की जाती है।
एक परमानेंट प्लेस होता है या टेम्पररी प्लेस भी हो सकता है घरों में आयरनिंग करने के लिए। आयरनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्मूदनिंग आउट रिंकल्स क्रिएटेड विथ यूज़ और ड्यूरिंग वॉशिंग। तो देखो रिंकल्स दोनों समय पे पड़ सकते हैं, जब आप कपड़ा यूज़ कर रहे हो तभी भी, या जब उसको धो रहे हो तभी भी। तो उन दोनों रिंकल्स को, दोनों तरह के रिंकल्स को स्मूथ करने के लिए, उसको हटाने के लिए आयरनिंग की जाती है। चारकोल आयरन इज लाइक अ मेटल बॉक्स विथ अ लीड। पहले क्या था, चारकोल का आयरन हुआ करता था, जिसमें मेटल बॉक्स में चारकोल रख दिया जाता था, मतलब कोयला रख दिया जाता था, और उससे क्या होती थी, उसकी गर्मी से आयरनिंग होती थी। ठीक है, मतलब जलता हुआ कोयला डाला जाता था इस मेटल बॉक्स में, और फिर उसी से आयरनिंग की जाती थी, उसी बॉक्स को रगड़ा जाता था कपड़े के ऊपर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल लॉन्ड्रीज। कैसी होती है कमर्शियल लॉन्ड्रीज, कमर्शियल लेवल पे कैसे कपड़े को धोया जाता है। द कमर्शियल लॉन्ड्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस में होती हैं। ईच सेक्शन डील्स विद अ स्पेसिफिक जॉब सच एज वॉशिंग, वाटर एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, प्रेसिंग एंड आयरनिंग। तो हर सेक्शन का काम अलग अलग होता है। कोई लोग जो है वॉशिंग करते हैं, कुछ लोग वाटर एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, कुछ ड्राइंग का काम करते हैं। तो ये सब अलग अलग सेक्शन को अलग अलग काम दिए गए होते हैं। सम लॉन्ड्रीज में हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशनल वर्क एंड अनदर फॉर इंडिविजुअल एंड पर्सनल वर्क। तो कुछ लॉन्ड्रीज ऐसी होती हैं, वहाँ पे देखो हर जगह जगह से कपड़े आ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से भी आ रहे हैं और किसी के पर्सनल यूज़ के कपड़े भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने हो सकते हैं कि हॉस्पिटल के कपड़े इस सेक्शन में धोए जाएंगे, किसी हॉस्टल से कपड़े आए हैं तो वो दूसरे सेक्शन में धोए जाएंगे, अगर किसी इंडिविजुअल के या पर्सनल यूज़ के कपड़े हैं तो उसको अलग जगह पे धोया जाएगा। तो इस हिसाब से सेक्शन डिवाइड होते हैं जो कॉमर्शियल लेवल पे लॉन्ड्री होती है वहाँ पे। They also may have separate sections for dry cleaning or for fiber specific article like woolens, silk and synthetic, for special articles like blanket, carpets, and for dyeing and special finishes like जरी पॉलिशिंग। तो जिस तरह की फिनिशिंग हुई है कपड़े के ऊपर उसके हिसाब से भी सेक्शन डिवाइड किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह का कपड़े का मटेरियल है, जैसे वुलन हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, उसके हिसाब से भी क्या किए जाते हैं, सेक्शन बना दिए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है उस लॉन्ड्री के ऊपर कि उसने किस तरह से सेक्शंस को डिवाइड किया है। Most laundries would have unit for inspection, sorting out of materials and taking care of pre-treatments like mending, repairing and stain removal। तो यहाँ पे जो सब ज़्यादातर लॉन्ड्रीज होती हैं उसमें क्या होती हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं जो कुछ काम करती हैं। जैसे कुछ यूनिट का काम होता है इंस्पेक्शन करना कि कपड़ों को देखें, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, कोई मेंडिंग चाहिए, कोई रिपेयरिंग चाहिए तो उसको करें, स्टेन अगर है कपड़े के ऊपर तो उसको साफ करें। तो उनको टेक केयर किया जाता है कपड़ों का, उसकी प्री ट्रीटमेंट की जाती है। क्योंकि अगर बिना इंस्पेक्शन के धुलाई कर दी गई तो अगर मान लो कपड़ा फटा है, उसको मेंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन फटे हुए कपड़े को हमने लॉन्ड्री में डाल दिया, धुलाई कर दी, तो वो और ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई खराबी है कपड़े में तो उसको तुरंत रिपेयर किया जाता है यहाँ पे। दीज लॉन्ड्रीज हैव बिगर इक्विपमेंट एंड इन लार्ज नंबर। तो ये जो कमर्शियल लॉन्ड्रीज होती है ना, यहाँ पे इक्विपमेंट बड़े भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी होते हैं। द वॉशिंग मशीन्स हैव द कैपेसिटी टू हैंडल 100 kg और मोर ऑफ लोड इन वन साइकिल। तो वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, 100 kg या उससे ज़्यादा की ही होती है। दे हैव सेपरेट मशीन्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यहाँ पे सेपरेट मशीन्स हो सकती है। Other equipments include hydro extractors, dryers, flatbed ironing and pressing equipment, roller ironing and calendering machines, folding and packaging tables and trolleys to carry material from one place to another। तो यहाँ पे बहुत सारे other equipment भी होते हैं, ठीक है, ये सारे इनके नाम दिए गए हैं। The commercial establishment have a system of keeping records। यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग का भी सिस्टम होता है। When the article is received, it is checked and any damage or special care requirement is recorded। तो जब भी आर्टिकल आता है, कोई भी फैब्रिक इनको मिलता है, कोई भी कपड़ा इनको मिलता है, तो उसको रिसीव किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, और अगर कोई डैमेज है और उस पर कोई केयर करने की ज़रूरत है, स्पेशल केयर, तो डैमेज भी लिखा जाता है, उस स्पेशल केयर को भी लिखा जाता है, और अगर और भी कोई डिटेल्स है ना तो उसको भी लिखा जाता है।
कॉमर्शियल लॉन्ड्रीज हो गई। अब है इंस्टीट्यूशनल लॉन्ड्रीज। ये क्या होती हैं? बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो अपना लॉन्ड्री अपने यहाँ ही कर लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, प्रिजन्स हो गए, होटल्स हो गए, यहाँ पे लॉन्ड्री इनकी खुद की ये लोग अपने पास ही कर लेते हैं। लार्ज इंस्टीट्यूशंस दैट रिक्वायर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ क्लीन लिनन, वर्किंग क्लोथिंग और यूनिफॉर्म लाइक हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स एंड होटल्स विल यूजुअली हैव देयर ओन लॉन्ड्री डिपार्टमेंट्स। तो जो भी ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका खुद का लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है। द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, लॉन्ड्रिंग एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोसेस्ड मटेरियल इज इसेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब देखो, हॉस्पिटल्स में एक कांस्टेंट फ्लो होता है ना साफ लिनन का, इनको साफ लिनन हम हर समय चाहिए होता है, उसी तरह होटल्स में भी होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि डिलीवरी बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होती है, और अगर ये बाहर किसी कॉमर्शियल सेटिंग में जाके कॉमर्शियल लॉन्ड्रिंग में जाएंगे, तो वहाँ पे इनको क्या होएगा, वो अपने समय के हिसाब से इनको कपड़ा देगा। हो सकता है जल्दी दे, हो सकता है जल्दी ना भी दे, लेट हो जाए, तो इसलिए ये लोग खुद ही अपने यहाँ लॉन्ड्री कर लेते हैं। ठीक है। दो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे इन हाउस लॉन्ड्री होती है, जिनको हम विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ड्रिंग भी बोल सकते हैं, कि यहाँ पे अपनी संस्था में ही ये लोग क्या करते हैं, धुलाई कपड़ों की करते हैं। ठीक है। वो दोनों संस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो दोनों इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है। Both have a large quantum of bed linen and other room furnished requirements, as also staff uniforms and accessories such as apparel, cap and masks. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बेड लिनन की पहले तो ज़रूरत होती है, रूम फर्निशिंग की भी ज़रूरत होती है, पर्दे वगैरह होते हैं इनकी ज़रूरत होती है, टेबल क्लॉथ वगैरह होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। उसके साथ जो स्टाफ है उनका भी अपना यूनिफॉर्म होता है, उनको भी साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है। अपैरल हो गए, कैप हो गए, मास्क हो गए, इनकी ज़रूरत होती है। तो ये इनको बहुत बड़े लेवल पे चाहिए होता है, इस वजह से ये बाहर किसी कमर्शियल लॉन्ड्री पे रिलाई नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे पहले हम हॉस्पिटल लॉन्ड्री की बात करेंगे। हॉस्पिटल लॉन्ड्री टेक्स केयर ऑफ हाइजीन, क्लीनिनेस एंड डिसइंफेक्शन। हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो लॉन्ड्री होती है वहाँ पे हाइजीन, क्लीनिनेस और डिसइंफेक्शन को फोकस किया जाता है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन हॉस्पिटल आर ऑफ कॉटन एंड डाइड। तो जो ज़्यादातर आर्टिकल होते हैं, कपड़े, फैब्रिक होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो कॉटन के होते हैं और उनको डाई किया गया रहता है। ओनली द ब्लैंकेट आर वुलन। सिर्फ ब्लैंकेट ही वुलन होते हैं। द डेली लॉन्ड्री दस एम्फोसाइजेस मेनली ऑन क्लीनलीनेस ऑन ऑफ कॉटन मटेरियल्स। तो जो डेली का लॉन्ड्री उनके यहाँ इकट्ठा होता है, मतलब जो लॉन्ड्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर किसकी होती है? कॉटन मटेरियल की, क्योंकि ब्लैंकेट्स तो रोज़ धुले नहीं जाएंगे और सिर्फ सर्दियों में ब्लैंकेट्स की ज़रूरत होती है या स्पेशल कंडीशन में ज़रूरत होती है। तो कॉटन मटेरियल की क्लीनिनेस को ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। हेयर टू the stubborn stains may not be taken notice of, and finishing like starching and whitening is not included. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेन्स को हटाने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं की जाती, ना ही यहाँ पे स्टार्चिंग और वाइटनिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। इवन द आयरनिंग एंड प्रेसिंग में नॉट बी डन फॉर टू परफेक्शन। तो यहाँ पे आयरनिंग और प्रेसिंग भी उतनी नहीं होती, सिर्फ ज़्यादातर फोकस किस पे किया जाता है? हाइजीन पे, डिसइंफेक्शन पे। रिपेयर एंड मेंडिंग एंड कंडमनेशन ऑफ अनयूजेबल मटेरियल मे और मे नॉट फॉर अ पार्ट ऑफ द सर्विस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो लॉन्ड्री की सर्विस दी जाती है उसमें रिपेयरिंग और मेंडिंग हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा तो की भी जा सकती है। ठीक है। तो हॉस्पिटल हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, यानी कि होटल्स की। Hotels and restaurants, aesthetics and final finish of the articles are the most important. यहाँ पे देखो, सुंदरता पे या फाइनल फिनिशिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे शायद डिसइंफेक्शन और क्लीनलीनेस और हाइजीन को उतना ध्यान न दिया जाए, लेकिन सुंदरता पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल, द आर्टिकल्स हियर मे बी ऑफ डिफरेंट फाइबर कंटेंट। हॉस्पिटल में क्या था, सिर्फ कॉटन के फाइबर का फैब्रिक यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल्स यूज़ होंगे वो डिफरेंट टाइप के फाइबर के हो सकते हैं। फाइनल फिनिशिंग ऑफ लॉन्डर्ड गुड्स, स्टार्चिंग, आयरनिंग, प्रेसिंग एंड करेक्ट एंड परफेक्ट
फोल्डिंग आर एम्फोसाइज्ड। तो यहाँ पे कपड़ों की स्टार्चिंग होती है, आयरनिंग होती है, फोल्डिंग पे भी फोकस किया जाता है कि अच्छे से फोल्डिंग हो। तो ये हर वो चीज़ करते हैं जिससे इनका जो आर्टिकल्स हैं, जो फैब्रिक्स हैं, वो सुंदर लगे। दे ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ गेस्ट्स पर्सनल लॉन्ड्री व्हेन रिक्वायर्ड। जो गेस्ट की पर्सनल लॉन्ड्री होती है, उनके पर्सनल यूज़ के जो फैब्रिक्स होते हैं, उनकी भी ये लोग केयर करते हैं अगर ज़रूरत हो तो। As mentioned earlier, the smaller hotels may have link ups with commercial laundries from outside. तो जो छोटे होटल्स हैं ना, वो कॉमर्शियल लॉन्ड्रीज में जा सकते हैं, वो अपने फैब्रिक को, अपने आर्टिकल्स को वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन जो बड़े होटल्स होते हैं वो अपनी लॉन्ड्री सर्विस खुद से करते हैं। The quantum of work, especially for bed linen, is much larger for hospitals as compared to hotel. तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स को और होटल्स को कंपेयर किया गया है। तो देखो, बेड लिनन ज़्यादा कहाँ होगा? हॉस्पिटल्स में होगा। होटल्स में उतना नहीं होगा क्योंकि हॉस्पिटल्स में डेली डेली साफ़ करने की ज़रूरत होती है। द बिग होटल में हैव up to 400 to 500 rooms. The larger hospital may have to take care of 1800 to 2000 बेड्स और इवन मोर। तो देखो, होटल्स में बहुत बड़े जो होटल्स हैं वहाँ पे 400-500 रूम हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में रोज़ कितने लगभग बेड हो सकते हैं? 1800 से 2000 तक। ऑफ these sheets in operation theatre, maternity ward and labor room may require 5 or more changes per day. हॉस्पिटल्स में जो ये सब ऑपरेशन थिएटर है, मैटर्निटी वार्ड है, लेबर रूम है, यहाँ पे दिन में 5 या उससे ज़्यादा बार भी बेड लिनन चेंज करना पड़ सकता है। लिनन रिक्वायरमेंट इन स्टॉक इज़ अ मिनिमम ऑफ 6 सेट्स ऑफ पर बेड। तो हर बेड के लिए 6 सेट का लिनन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है और स्टॉक में रखा जाता है इमरजेंसी के लिए। ईच सेट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ बेड शीट, ड्रॉ शीट एंड अ पिलो स्लिप। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं हर सेट में, जो 6 सेट बनाए गए हैं। बेड शीट होगी, ड्रॉ शीट होगी और एक पिलो स्लिप होगी। द ब्लैंकेट आर नॉट चेंज डेली अनलेस सॉइल्ड। तो ब्लैंकेट तब तक चेंज नहीं होते जब तक वो गंदे ना हो, उनको डेली बेसिस पे चेंज नहीं किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम लिनन फॉर पेशेंट्स बेड, द अदर आर्टिकल्स टू बी लॉन्डर्ड are dress for patients, dress for doctors and some general materials like tablecloths and curtains. पेशेंट के बेड लिनन के अलावा और भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिनको यहाँ पे लॉन्डर किया जाता है, जैसे पेशेंट की ड्रेस हो गई, डॉक्टर की ड्रेस हो गई, और भी टेबल क्लॉथ्स, कर्टन्स वगैरह, ये सब भी यहाँ पे रोज़ धोए जाते हैं। इसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, चाहे कमर्शियल लॉन्ड्रिंग में जाना चाहते हो, चाहे इंस्टीट्यूशन बेसिस पे जो लॉन्ड्री होती है वहाँ पे जाना चाहते हो, तो क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। द फील्ड ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इज़ अ टेक्निकल फील्ड। तो टेक्निकल फील्ड है ये। तो यहाँ पे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई हैं। Knowledge of the material, that is its fiber content, yarn and fabric production technique, and the color and finishes applied in term of the effect of care required. तो जिस तरह का मटेरियल का यार्न होगा, जिस तरह पे उस पर कलर किया गया होगा, उस पर फिनिशिंग की गई होगी, जिस तरह से उसका प्रोडक्शन किया गया होगा, उसी बेसिस पे उसकी केयर की जाती है। तो केयर क्या चीज़ ध्यान में रख के की जाती है? फाइबर कंटेंट, यार्न किस तरह का है, किस तरह की टेक्निक से फैब्रिक को बनाया गया है, और किस तरह का कलर है, किस तरह की इस पर फिनिशिंग की गई है। सेकेंड है नॉलेज ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो मटेरियल की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, साथ ही साथ पूरा प्रोसेस क्या होता है इस मटेरियल को बनने का, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द केमिकल एंड अदर रीएजेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ देयर इफेक्ट ऑन द फैब्रिक। तो जो भी केमिकल यूज़ होंगे लॉन्ड्री के समय पे, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा फैब्रिक पे उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ द मशीनरी रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स फंक्शनिंग। जो मशीन यूज़ हो रही है लॉन्ड्री के समय पे, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, उन पे काम करना भी आना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, वो कैसे चलती हैं। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशंस। क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस आपको चाहिए?
तो यहाँ पे टेक्सटाइल साइंस, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फैब्रिक एंड अपैरल वुड बी एक्सट्रीमली यूज़फुल। अगर इस फील्ड में आपने कोई आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। दीज कोर्सेज आर ऑफर्ड एज स्पेशलाइजेशन फॉर द ग्रेजुएट डिग्री बाय सेवरल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री दैट ऑफर्स होम साइंस। तो होम साइंस के अंडर में ही ये सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें जो इसमें ग्रेजुएट डिग्री आपको देते हैं। उसके बाद है स्कोप। स्कोप क्या है, अगर आपने इसमें पढ़ाई भी कर ली, आपके पास स्किल भी है, तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में जा सकते हो, आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। दीज सर्विसेज प्रोवाइड मच नीडेड हेल्प एंड सपोर्ट फॉर द एंड यूजर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज स्पेशली वेयर वुमेन आर वर्किंग आउटसाइड द होम्स। तो यहाँ पे देखो लॉन्ड्री सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जहाँ पे वुमेन बाहर काम कर रही होती हैं। There may also be a large number of nursing homes, small hospitals, daycare centers, etc., which would need such services on a regular basis. जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग होम्स ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा होते हैं, क्रचेस भी ज़्यादा होते हैं, डे केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लॉन्ड्री की ज़रूरत होती है और यहाँ पे वुमेन भी बाहर काम करती हैं। Work in high-tech laundries of railways, airways, shipping lines, hotels and hospitals, that is institutions and organizations that have in-house program for care and maintenance of fabric and textiles. तो जो हाई-टेक लॉन्ड्रीज होती हैं रेलवेज़ की, एयरवेज़ की, शिपिंग लाइंस की, होटल्स की, हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं और वहाँ वो अपनी खुद की लॉन्ड्री स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो अपने कपड़े, अपने फैब्रिक्स को खुद से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही धुलवाना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई डाउट हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।